Hello, students. Today we are going to learn a new poem from your Marathi subject, and the name of poem is Hirvagar झाडासारखं. The poet of this poem is जॉर्ज लोपिस. जॉर्ज लोपिस हे अत्यंत संवेदनशील कवी आहेत आणि त्यांनी या कवितेतून झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती इत्यादींचे अतिशय व्यवस्थितपणे वर्णन केले आहे. झाडामध्ये हे अतिशय सुंदर आणि चांगले उत्तम गुण आहेत, ते आपण घ्यायला हवेत. झाडांसारखं हिरवगार, ताजं, प्रफुल्लित आपण राहायला हवं असं कवीला वाटतं. कवि का यहाँ कहना है कि पेड़ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. पेड़ हमें सहनशीलता, दानशूरता देते रहने की गुण का परिचय हमें करा के देते हैं तथा सहकार्य वृत्ति या सहकार्य भावना हमारे अंदर होनी चाहिए. ये गुण हमें उनसे सीखने को मिलता है और परेशानियों से घिरे वातावरण में भी, समस्याओं में भी डटे रहने का गुण भी हमें पेड़ों से सीखने को मिलता है. तो चलिए देखते हैं इस कविता के माध्यम से कवि किस तरह हमें अलग अलग बातें सिखाने की कोशिश करते हैं, कौन से गुण हमें लेने के लिए हमें उद्युक्त करता है. तो पहले जो पंक्तियां दी है वह मैं पढ़ रहा हूं. झाड बसते ध्यानस्थ ऋषी सारखं मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत. झाड बसते ध्यानस्थ ऋषी सारखं मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत. याचा अर्थ मी आधी मराठीत तुम्हाला असा सांगतो की आपल्याला जीवनामध्ये नेहमीच कधीतरी शांतता असावी असं वाटत असतं, कारण आपण हे जीवन अतिशय धावपळीचं जीवन जगत असतो. या जगण्यामध्ये जेव्हा आपण शांतपणे बसतो आणि स्वतःकडे पाहतो, स्वतःचं आत्मपरीक्षण करतो, तेव्हा आपल्याला बऱ्याच गोष्टी लक्षात येतात. मग झाडाकडे पाहिल्यावर कवीला असंच वाटतं की हे झाडही एका ठिकाणी काहीही न बोलता शांतपणे ज्याप्रमाणे ऋषीमुनी तपश्चर्या करतात तसे तपश्चर्या करत आहे. तो कवि यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि हमें जिस प्रकार जीवन में शांति की अपेक्षा होती है, शांति हमें जीवन में अपेक्षित होती है, उसी प्रकार उस शांति को पाने के लिए पेड़ ऋषि मुनियों जैसा तपश्चर्या करता है, एक जगह बैठा रहता है, किसी से कुछ भी बात नहीं करता. ऋषियों जैसा मौन व्रत धारण कर कर अपनी ही तपस्या में लीन हो गया है, ऐसा वो भासमान प्रतीत होता है. पक्षी झाडांचे कोणीच नसतात, तरीही झाड त्यांचं असतं. इथे कवीला असं म्हणायचं आहे की झाडांचे पक्षी पाहायला गेलं तर कोणीच नसतात, ते त्यांच्या नात्यातले लागतात किंवा त्यांचे काही पूर्वीपासूनचे घट्ट संबंध आहेत, असं काहीही नसतं. तरीही पक्षी अगदी हक्काने, अधिकाराने झाडांवरती आपलं वास्तव्य करतात. पंछी पेड़ों के कुछ भी नहीं होते, पंछी पेड़ों के कुछ भी नहीं होते, उनसे पेड़ों से कोई रिश्ता भी नहीं होता, फिर भी वो बड़े अधिकार से, बड़े हक से अपना
बसेरा करते हैं और उस पेड़ पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन पेड़ उनको कुछ भी नहीं कहता। पेड़ उन्हें वहाँ अपना बसेरा करने देता है, वो उनका सहारा बन जाता है। मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते, झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थेंब. इथे कवीला म्हणायचं आहे की झाडाच्या मुळावर माणसाने घाव घातला, त्याला तोडण्याचा प्रयत्न केला, तरी झाड ते मुकाटपणे म्हणजेच शांतपणे सहन करते. कुठल्याही प्रकारे ते प्रतिकार करत नाही. झाडाच्या पानावरून पहाटेच्या वेळी दवाचे टपोरे थेंब अलगद उतरत असतात. हे जणू कवीला त्या झाडाचे अश्रूच वाटतात आणि त्याच्या त्या दुःखाच्या भावना एक प्रकारे कवीच्या वहीवरील पानावर शब्दरूपाने उमटतात आणि ते झाड जणू काही पुन्हा आपले दुःख कवीसमोर व्यक्त करतं. तो यहाँ कवि को कहना है कि पेड़ों के जड़ों के ऊपर घाव डालने पर भी, पेड़ों को तोड़ने की कोशिश करने के बाद भी पेड़ हमें कुछ नहीं कहते, वे चुपचाप सहन करते रहते हैं. वे कभी किसी को कुछ कहते नहीं, ना कुछ टोकते हैं. हम है कि इन पेड़ों के ऊपर घाव करते जाते हैं, लेकिन वह चुपचाप सहन करता जाता है. और पेड़ों के ऊपर जो पत्ते हैं, उन पत्तों के ऊपर से जो ओस की बूंदे, दवान से टपोरे थे, मतलब ओस की बूंदे नीचे गिरकर सीधे कवि के बुक के पन्नों पर गिर रही है. इसका मतलब ऐसा है कि पेड़ अपना दुख उन पन्नों पर आए हुए शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, ऐसा प्रतीत होता है. क्योंकि ये बुक या किताबें ये सभी पेड़ों से ही बनाई गई है, तो उन पर आए हुए शब्द जिस प्रकार हमें ज्ञान देते हैं, वैसे ही पेड़ों का दुख भी उन शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है. झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार, आयुष्य होतं नुकत्याच खोडलेल्या फुलासारखं टवटवीत. इथे कवीला म्हणायचं आहे की झाडाकडे आपण एकटक जर बघत राहिलो, पाहत राहिलो, तर त्या झाडाचा हिरवा रंग आपल्या सबंध शरीरामध्ये विरघळून जातो. जणू काही आपल्या शरीरातील लाल रक्त जणू काही त्या झाडाच्या हिरव्या रंगाकडे पाहता पाहता हिरवं होऊन जातं. म्हणजेच आपल्या शरीरातही त्या झाडाच्या अंगात असलेली तरतरी, ताजगी, उत्साह आपल्या आयुष्यामध्ये येतो आणि आपलंही जीवन टवटवीत होऊन जातं. आपलं आयुष्य नुकत्याच खोडलेल्या फुलासारखं टवटवीत होतं. म्हणजेच अगदी आत्ताच आलेल्या, आत्ताच हातात घेतलेल्या फुलासारखं ते अतिशय तजेलदार दिसू लागतं. तो यहाँ कवि को ये कहना है कि जब हम पेड़ को एकटक देखते रहते हैं, तो हमारे शरीर में जैसे वो पेड़ का हरा भरा रंग पूरे नसों नसों में बहने लगता है, खून में वो जैसे पूरी तरीके से घुल जाता है और हमारे शरीर में ताजगी सी आ जाती है. हम तरोताज़ा हो जाते हैं. जैसे अभी अभी तोड़े हुए फूल की नज़ाकत और सुंदरता और ताजगी जिस प्रकार बहुत ही खूबसूरत होती है, वैसे हमारा जीवन खूबसूरत बन जाता है, खुशियों से भरा हुआ,
बहुत ही सुंदर और आनंददायी बन जाता है। झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी. इथं कवीला हे म्हणायचं आहे की झाड हे चहूबाजूंनी अतिशय विस्तृतपणे वाढलेलं असतं, पसरलेलं असतं. यावरून जणू काही असं वाटतं की त्याने त्याचे हात फैलावलेले आहेत, सरसावलेले आहेत. कोणासाठी? तर येणाऱ्या जाणाऱ्या वाटसरूंसाठी, मुसाफिरांसाठी, की या तुम्ही माझ्या सावलीला बसा, थोडा वेळ विश्रांती घ्या आणि मग आपल्या पुढच्या मार्गाकडे निघून जा. तो यहाँ कवि को ये कहना है कि पेड़ों के हाथ जैसे फैले हुए होते हैं, किस लिए? आने जाने वाले मुसाफिरों को गले लगाने के लिए. जैसे वो कह रहे हो कि आइए, मेरी तरफ आइए, मेरी छाँव का आनंद लीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए और फिर अपनी राह चले जाइए. पानझडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं, नव्या नवरीसारखं. झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी आणि झटकली जाते मरगळ. पानझड म्हणजे पानं गळतात तो ऋतू, पानगळीचा ऋतू. या ऋतूमध्ये झाडाची सर्व पाने गळून पडतात. पण पुन्हा नव्या ऋतूमध्ये त्या झाडावरची पाने पुन्हा येऊ लागतात आणि जणू काही नव्या नवरीसारखं ते झाड नटल्यासारखं दिसू लागतं. आणि झाडाला जी पालवी फुटते, त्याच्यावर आलेली फुलं, पानं बघून आपल्याला सुद्धा पुन्हा आपल्या शरीरामध्ये नवचैतन्य, उत्साह संचारल्यासारखा वाटतो आणि आपल्या शरीरातील आळस कुठल्या कुठे उडून जातो त्या झाडाच्या हिरवेगार तजेलदारपणाला पाहून. यहाँ कवि को कहना है कि पेड़ों के पत्ते गिर जाने के बाद, पतझड़ में पेड़ों के पत्ते गिर जाने के बाद पेड़ फिर से नए वस्त्र धारण कर लेता है, नए हरे भरे वस्त्र धारण कर लेता है. जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन नए नए वस्त्र धारण कर कर सजी धजी दिखाई देती है, बड़ी सुंदर दिखती है, वैसे ही पेड़ भी फिर से नया हो उठता है और उसके ऊपर आई हुई नए नए पत्ते देखकर, हरे भरे पेड़ को देखकर फिर हमारे शरीर में वही ताजगी लौट आती है और हमारा आलस हमारे मन में जो छाया हुआ होता है वो भाग जाता है. पक्ष्यांच्या मंजुळ नादात झाडाचंही जीवनाचं एक संथ गाणे दडलेले असते. पंछी जो पेड़ पर बैठते हैं वो सुंदर गाना गाते हैं, तो उनकी जो आवाज है उस आवाज में भी जैसे वो पेड़ों के ही जीवन का गीत गा रहे हो ऐसा लगता है. वो पेड़ों के जीवन का सुंदर गाना ही गा रहे हैं ऐसा लगता है. हसावं कसं? सळसळत्या पानासारखं. मुळावं मुरावं कसं? तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवीत. जीवनामध्ये आपण कसं हसलं पाहिजे, कसं राहिलं पाहिजे? तर झाडाच्या सळसळत्या पानासारखं खळखळून हसावं, कधीही मनमुराद हसावं, आनंदी राहावं. आणि जगता जगता आपण कसं जगावं? तर झाडाची मुळं ज्याप्रमाणे झाडाच्या जमिनीमध्ये घट्ट पाय रोवून उभी असतात, कुठल्याही संकटाचा सामना करताना ते कधीही डगमगत नाहीत, त्याप्रमाणे आपण देखील आपल्या जीवनामध्ये घट्ट पाय रोवून संकटांचा मुकाबला करावा. पेड़ जिस प्रकार हंसता है क्योंकि उसके पत्तों की जो आवाज़ आती है, सरसराहट होती है, वो उसके हंसने की आवाज़ जैसे कवि को प्रतीत होती है. तो उसी प्रकार हमने भी खिलखिलाकर हंसना चाहिए. हमारे जीवन में हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए और हमारे जीवन में हमें भी अपने पैरों को पेड़ के जड़ों जैसे मजबूती से इस ज़मीन के साथ
पक्का नाता बनाकर रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में हमने भी हमारी जड़ें गहराई तक पहुंचानी है और कभी भी किसी भी संकट का मुकाबला करते हुए पीछे नहीं हटना है, डटे रहना है। ये पेड़ हमें सिखाता है। किसी भी मौसम में, गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, हमेशा उस परिस्थिति का, हालात का मुकाबला करते हुए हमें जीते रहना चाहिए। यही जीवन है, ये संदेश जैसे पेड़ हमें देता है। जगावं कसं, तर हिरवगार झाडासारखं. रोजचं चिंतन करावं कसं, तर झाडासारखं. इथे कवी आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण आपल्या जीवनामध्ये जगताना असं जगलं पाहिजे की झाड ज्याप्रमाणे आयुष्यभर आपला हिरवेगारपणा जपतं, त्याप्रमाणे आपणही आपल्या आयुष्यामध्ये सदैव प्रफुल्लित राहिलं पाहिजे, आनंदी राहिलं पाहिजे. नव्या उमेदीने, नव्या आशेने या जगाकडे पाहायला शिकलं पाहिजे. झाड ज्याप्रमाणे शांत तपश्चर्या केल्यासारखं बसतं आणि रोजचं चिंतन करतं, त्याप्रमाणे आपणही आपल्या रोजच्या घडामोडींचं, आपल्या जीवनात घडणाऱ्या घटनांचं, आपण केलेल्या कृतींचं चिंतन करता आलं पाहिजे. आपल्याला या गोष्टींचा त्रयस्थपणे विचार करता आला पाहिजे. यहाँ आखिरी पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि हमने जीना कैसे चाहिए, तो पेड़ के जैसा जीना चाहिए, हरे भरे पेड़ के जैसा. पेड़ जिस प्रकार ऋषि जैसा शांत एक जगह पर बैठकर खुद के बारे में सोचता है, उसी प्रकार हमने भी हमारे खुद के बारे में सोचना चाहिए और चिंतन करते हुए, गलतियों को ना दोहराते हुए सही जीवन जीने की कोशिश करते रहनी चाहिए. इस प्रकार इस कविता में पेड़ के बहुत ही अच्छे गुणों को हमने कैसे हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, इसके बारे में कवि जॉर्ज लोपिस हमें बहुत ही अच्छी सीख देकर चले जाते हैं. उम्मीद है आप सभी को ये स्पष्टीकरण मराठी तथा हिंदी में समझ में आया होगा. आप हमारे और भी वीडियो जो हमारे चैनल पर दिए गए हैं, उन वीडियोस को देखते रहिए. आपको पसंद आया तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी दीजिए. धन्यवाद.